गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा आप? बेटा आज हम हिंदी में पढ़ेंगे विधान, ठीक है। और विधान में है फर्स्ट चैप्टर सिल्वर वेडिंग, ठीक है। सिल्वर वेडिंग जो है शादी के 25 वर्ष जब हो जाते हैं उसके पश्चात मनाया जाने वाला जो उत्सव होता है उसको सिल्वर वेडिंग कहते हैं। और जब किसी की शादी के 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो वो जो 50वीं वर्षगांठ होती है उसको गोल्डन जुबली कहते हैं। और 25वें वर्ष के पश्चात जो वर्षगांठ मनाई जाती है उसको सिल्वर वेडिंग कहते हैं। तो ये जो चैप्टर है मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखा गया है। ये मूलतः कहाँ के थे बेटा? ये हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा ज़िले के थे, ठीक है। इस कहानी में एक सेक्शन ऑफिसर वीडी यशोधर पंत के चरित्र चित्रण के माध्यम से आधुनिक पारिवारिक परिस्थितियों को प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया गया है कि बच्चे जहां आधुनिक हो रहे हैं, नई सभ्य समाज में रह रहे हैं, तो किस प्रकार वो हमारी पुरानी सामाजिक हमारी संस्कृति को कम समझते हैं, हमारी संस्कृति की अवहेलना करते हैं। जहाँ एक और बच्चे अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके बड़े बड़े पदों को प्राप्त करते हैं, वहीं उनमें दिन प्रतिदिन नैतिकता का ह्रास होता है और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है, ठीक है बेटा। इस कहानी के माध्यम से यशोधर पंत जी के एक बहुत करीबी दोस्त हैं किशनदास पांडे जी। वो भी अल्मोड़ा ज़िले से हैं और वो दिल्ली में जॉब करते हैं, एक सरकारी ऑफिस में जॉब करते हैं। तो पहाड़ से जितने भी बच्चे नौकरी की तलाश में दिल्ली जाते हैं उनके रहने सहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था वो अपने घर में करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पैरे में मैं आपको पूरी समझी समझाती हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। यशोधर पंत जी की बहुत सहायता है उनके मित्र किशनदा ने की। किशनदा भी अल्मोड़ा ज़िले के रहने वाले हैं, ठीक है। वो कंवारे हैं, उन्होंने विवाह नहीं किया है। और जितने भी पहाड़ से लोग बच्चे लड़के नौकरी के लिए आते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं, अपने यहाँ नौकरी दिलवाते हैं ऑफिस में, ठीक है। बहुत अच्छा परोपकार का कार्य करते हैं। यशोधर पंत जी भी नौकरी की तलाश में पहले तो उन्होंने अल्मोड़ा से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की, उसके बाद वो दिल्ली आते हैं नौकरी की तलाश में, ठीक है। उनको किशनदा जो कृष्णनंद पांडे जी हैं उनसे मुलाकात होती है तो वो उनको अपने घर रखते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए उनकी उम्र पूरी नहीं थी। तो इतने समय तक वो उनको अपने घर का रसोईया बनाकर रखते हैं। तो जितने भी बच्चे आते थे नौकरी की तलाश में उनके घर में रहते थे, एक साथ खाना खाते थे, उन्हीं के घर में रहते थे, सब मिलजुल कर कार्य करते थे, ठीक है। अब देखिए बेटा, आप चैप्टर समझो। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी की एक प्रमुख कहानी है। इस कहानी में सेक्शन ऑफिसर वीडी यशोधर पंत जी के चरित्र चित्रों को प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार वे अपने से जो छोटे जो कर्मचारी होते थे उनके साथ भी कितना अच्छा वो व्यवहार करते थे। यशोधर पंत अपने ऑफिस में आखिरी फाइल को लाल फीता बांधकर अपनी घड़ी के अनुसार क्या करते हैं, 5:30 हो रहे हैं और वो छुट्टी कर देते हैं 5:30 बजे, ठीक है। और उनके जो अंडर में काम करते हैं लोग, वो उनकी वजह से 5 बजने के बाद भी क्या है, दफ्तर में बैठने के लिए, ऑफिस में बैठने के लिए मजबूर हैं। उनकी आदत है कि किसी बात को लेकर अपने वो सोचते हैं कि मेरे कर्मचारी दिन भर बेचारे थके हुए हैं, क्यों ना मैं थोड़ा हंसी मजाक करके उनकी थकान को दूर करूं। और उनको ये हंसी मजाक और दूसरे को हंसाने की प्रेरणा, दूसरे का दुख दूर करने की प्रेरणा उनके मित्र कृष्णानंद पांडे से मिली है, ठीक है। पहला अब दूसरा पहला देखिए बेटा। यशोधर पंत बहुत ही क्या थे, अपने काम के प्रति वो
ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और मिलनसार व्यक्ति हैं। कई बार वो छोटे कर्मचारियों यदि किसी से गलती हो जाती है तो वो हंसी हंसी में टाल देते हैं, उनको बड़े प्यार से समझाते हैं। ठीक है। जो उनके ऑफिसर के अन्य कर्मचारी सुस्ती से काम करते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम लोगों को देख करके हमारे सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। इस बात पर कभी कभी बहस कर लेते हैं। वो कहते हैं भाई मैंने तो अपनी घड़ी को बिल्कुल रेडियो के समाचारों से मिला रखा है। ठीक है। उनके ससुराल, अब वो कहते हैं ये घड़ी मुझे मेरे ससुराल से शादी में मिली हुई है। बातों बातों में पता चलता है कि यशोधर पंत जी की शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी। फिर पूरे ऑफिस के लोग उनको बधाई देते हैं। एक कर्मचारी तो कहता है कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है, आपके शादी के 25 साल पूरे हो गए, पार्टी तो बनती है। ठीक है। अब ऑफिस के सभी कर्मचारी उनको चिढ़ाते हैं कि आप पार्टी दीजिए। फिर वो अपने जेब से कुछ रुपए निकालते हैं और उनसे चाय पार्टी वगैरह करने को कहते हैं, लेकिन उनके साथ खुद शामिल नहीं होते हैं। वो सोचते हैं इनके साथ फालतू में बैठकर अपना गप्पे शप्पे मारना समय बर्बाद है, इससे बढ़िया वो क्या करते हैं, वो बिरला मंदिर चले जाते हैं। ठीक है। अब यशोधर पंत जी कहाँ के हैं? अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। उन्होंने वहीं के रैमजे स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उसके बाद वो दिल्ली आ गए। दिल्ली में उन्होंने किशनदा के घर में शरण ली। मैंने आपको पहले बताया किशनदा कुंवारे हैं, ये भी मैंने आपको बताया बेटा। ठीक है। और कितने ही लड़कों का ठिकाना न रहता था तो वो उनके यहाँ चले जाते थे। सभी एक साथ मिलकर पकाते और खाते थे। जिस समय यशोधर दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए नहीं थी, तो यशोधर बाबू की नौकरी किशनदा ने अपने ही ऑफिस में लगवाई थी। ठीक है। अब यशोधर बाबूजी पैदल जाते हैं ऑफिस, तो उनके बच्चों को भी जो है बड़ा बुरा लगता है। ठीक है। उनके बच्चों को बड़ा बुरा लगता है। कहते हैं कि तुम पैदल जाते हो या साइकिल में जाते हो, आप अपने लिए एक स्कूटर ले लो। ठीक है। और कहते हैं कि कार लेने की तो आप स्थिति में हो नहीं। और फिर उनके बच्चों से उनका काफ़ी मतभेद होता है, कई बातों पर कटाक्ष भी हो जाता है। दफ्तर से जब वो वापस आते हैं तो यशोधर बाबूजी प्रतिदिन बिरला मंदिर जाते हैं। उसके पश्चात जो है वो सब्जी लेते हुए घर आते हैं। फिर किसी को रिश्तेदार को मिलना होता था तो उसी समय सबको मिलते हुए आते और पूरा काम निपटा के 8 बजे घर पहुँचे। बच्चों को ये बात अच्छी लगती है। बच्चे कहते हैं आप क्या बूढ़े हो गए अभी से इतना मंदिर जाते हो, इतना व्रत वगैरह करते हो। ठीक है। तो यशोधर बाबूजी के देर से घर लौटने का कारण था कि पिछले कई वर्षों से उनका अपने पत्नी से और अपने बच्चों से छोटी छोटी बात को लेकर मतभेद हो जाता था। इसी वजह से वो क्या करते थे, देर में आते थे। पहले तो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे, उनका समय व्यतीत हो जाता था। अब बड़ा बच्चा उनका किसी विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता है, वो भी अच्छा कमाता है। ठीक है। फिर दूसरा जो लड़का है वो IAS की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। एक बेटा उनका स्कॉलरशिप लेके अमेरिका चला गया। लड़की के लिए कई रिश्ते आते हैं लेकिन लड़की मना करती है और वो कहती है जब तक मैं अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी नहीं करती हूँ तो तब तक मैं विवाह नहीं करूँगी। और वो कहती है कि आप मुझे विवाह के लिए मजबूर करोगे तो मैं अमेरिका चली जाऊँगी। अमेरिका जाने की धमकी लेती है। आप 3rd पैरा का देखो बेटा, 3rd 4th पैरा का देखो। यशोधर बाबू खुश तो होते हैं कि मेरे बच्चे खूब अच्छे तरक्की करते हैं, उनके बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, मेहनती हैं, लेकिन मेहनती होने के साथ साथ उनमें नैतिकता का अभाव है। वो अपने पिता के साथ बड़ी बदतमीज़ी से बात करते हैं। ठीक है। वो कहते हैं कि ऐसी खुशहाली भी किस काम की, ऐसी तरक्की किस काम की जो अपनों में परायापन पैदा कर देते हैं। अब उनके बच्चे कभी उनके जो गरीब रिश्तेदारों के उनकी अवहेलना करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, तो यशोधर बाबूजी को बड़ा बुरा लगता है। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं होता है कि हर किसी की आर्थिक स्थिति एक समान होती है। ठीक है। लेकिन उनके बच्चे नहीं मानते हैं और उनकी पत्नी भी अपने मूल संस्कारों से किसी तरह भी आधुनिक नहीं है, पर फिर भी क्या होती है कि वो अपने बच्चों की खुशी के कारण जो है थोड़ा सा उनमें आधुनिकता को उनको अपनाना पड़ता है। कभी वो कट स्लीव का ब्लाउज पहन लेती है, कभी ऊंची हिल की सैंडल पहन लेती है। उनको ये सब अजीब से लगता है उनके पति को। ठीक है। अब क्या होता है कि यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का यह सब बवाल छोड़कर जीवन को समाज के लिए समर्पित करे तो बहुत अच्छा है। कभी कभी यशोधर बाबू सोचते हैं कि किशनदा ये अच्छे हैं कि बेचारे पूरा जो है अपने समाज के प्रति समर्पित हैं। ये घर गृहस्थी के जंजाल में मैं बेकार में पड़ा। ठीक है।
उनको यह विधान है कि किसनदा का बुढ़ापा ज़्यादा सुखी नहीं रहा, क्योंकि किसनदा ने हर किसी की हेल्प करी, लेकिन वो बेचारे उनकी मृत्यु कैसे हुई किसी को पता ही नहीं चला। ठीक है, यशोधर बाबू भी, अब क्या होता है कि जब किशनदा रिटायर हो जाते हैं तो उनको 6 महीने बाद सरकारी क्वार्टर छोड़ना पड़ता है। उनके किसी भी साथी ने उनको और उनके सामान को अपने घर में रखने के लिए हाँ नहीं कहा। यशोधर बाबू की बहुत इच्छा थी कि इस मित्र ने मेरे इतना साथ दिया है, मैं इनको अपने घर में रखूं, लेकिन क्या करें, बच्चों के आगे वो मजबूर हो गई। ठीक है, अब क्या पता चलता है, वो गांव जा रखे थे, उसके पश्चात जब पता चलता है तो किसनदा की मृत्यु हो जाती है। यशोधर बाबू जी ने उनकी मृत्यु के कारण पूछा है तो किसी ने यही जवाब दिया कि जो हुआ होगा। मतलब किसी को पता ही नहीं कि यशोधर बाबू की किसनदा की मृत्यु कैसी हुई। ठीक है, यशोधर बाबू को अनुभव हुआ कि जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते हैं, घर परिवार नहीं होता है, रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मृत्यु हो जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता। ठीक है, अब यशोधर बाबू जी भी स्वीकार करते इस बात को कि उनकी बीवी बच्चे उनसे अधिक समझदार और सुलझे हुए हैं, लेकिन बच्चों को पिताजी की इस गलती का अफसोस है कि उन्होंने अभी तक एक फ्लैट तक बुक नहीं करवाया। सरकारी मकान है, उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और यशोधर बाबू जी कहते हैं कि कोई नहीं, रिटायर हो जाऊंगा तो मैं अपने गांव चले जाऊंगा, जबकि उनका गांव का मकान भी टूटा हुआ है। ठीक है, अब जब बेचारे यशोधर बाबू जी घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि दुनिया भर के, जहाँ पहले उनका सरकारी क्वार्टर था, बड़े बड़े जो है जहाँ किसनदा रहते थे, बड़ी बड़ी मंजिलों की इमारतें बनी हुई, उनको बड़ा बुरा लगता है। ठीक है, बिरला मंदिर में वो रोज जाते हैं। प्रवचन सुनते समय जनार्दन, उनके जो जिया जी हैं, उनके शब्द उनके कानों में पड़े तो उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा आजकल उनकी तबीयत सही नहीं है, उन्हें मिलने के लिए अहमदाबाद जाना चाहते हैं। वो कहता है संयुक्त परिवार बिखर चुका है, जीजा जी का हालचाल जानना था, अपने कर्तव्य समझते हैं। अपने बच्चों से कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे मामा जी बीमार है, पर उनके बच्चे मना करते हैं। वो कहते हैं कि बुआ के यहाँ भेजने के लिए तो मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। तो यशोधर बाबू को बड़ा बुरा लगता है। ठीक है, अब यशोधर बाबू को ऐसा महसूस होने लग जाता है कि बच्चे अब उनके अनुकूल नहीं सोचते हैं, इसलिए बच्चों का यह प्रवचन सुनकर वे सब्जी मंडी चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि इनके मुंह के आगे बैठने से तो अच्छा है कि मैं मंदिर जाऊं, वहां भजन कीर्तन करूं, अपना ध्यान ईश्वर के भक्ति में लगाऊं। आते हुए वो सब्जी, दूध वगैरह, राशन सब लेकर के आते हैं। ठीक है, 1-2 बार उन्होंने बच्चों से कहा कि घर में कुराम तुम मचाते हो, ठीक है, जाओ करो, तुम लोग सामान लेके आया करो। जब से बेटा विज्ञापन में लगा है तो बच्चे तब से कहते हैं कि हमारे समझ में तो ये नहीं आता कि इन सब काम करने के लिए आप नौकर क्यों नहीं रख देते हैं। और उनके बच्चे कहते हैं हम आपको नहीं कहते कि आप सब्जी लाइए, सामान लाइए, आपको ये नौकर रख दीजिए। यशोधर बाबू को अपने बेटे की बात चुभती है। वो कहते हैं कि अपनी नौकरी के रुपये के अपने पिता के हाथ पर नहीं रखते, बल्कि अकाउंट ट्रांसफ़र करके इसकी तो बैंक में चले जाते हैं। वो सोचते कि कभी उनके बेटा ऐसे बोले कि पिताजी मेरी ये नौकरी है, ये मेरी तनख्वाह है, आपको जो कुछ हेल्प चाहिए या आप रख लीजिएगा, ऐसे कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है, तो उनको बड़ा अजीब सा लगता है। ठीक है, वो कहते हैं फिर उनके बेटे ने कभी यही नहीं कहा कि लीजिए पिताजी टीवी आपके लिए है, बल्कि यह कहने कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई छुआ नहीं। घर में एक नौकर रखने की बात चल रही है, नौकर होगा तो इनका भी होगा। पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती है। ठीक है, उनकी हर बात पर चिढ़ती है। तो अब एक दिन क्या होता है कि यशोधर बाबूजी अपने ऑफिस से, जिस उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, वो अपने ऑफिस से वापस आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं किसी गलत जगह पर पहुंच गया। ठीक है, किसी गलत जगह पर पहुंच गया। उनके घर के बाहर बहुत सारी कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल खड़े होते हैं और कुछ लोग विदा हो रहे, वहाँ से बाय बाय कर रहे हैं। ठीक है, ओके बाय, बहुत अच्छा लगा, अच्छा खाना था। बाहर बरामदे में कागज़ की बिल्कुल बहुत अच्छे से डेकोरेशन कर रखा है, रंग बिरंगी रोशनियाँ जल रही हैं। फिर उन्हें अपना बेटा लगा कि यार ये तो मेरा बड़ा बेटा भूषण है। ठीक है, वो अपने बॉस को विदा कर रहा था। उनकी पत्नी और बेटी भी कुछ मैम साहब को, जो उनके गेस्ट आए रहे, उनको विदा कर रही थी। बेटी ने जीन्स और बिना बाजू का टॉप पहन रखा था।
यशोधर बाबूजी को गुस्सा आता है, लेकिन बेचारे करते क्या, कुछ बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, यशोधर बाबू ने उन्हें ऐसे कपड़ों में कई बार मना करा है, लेकिन वो इतनी ज़िद्दी है कि नहीं मानते। वो कहते पापा मॉडर्न ज़माने के हम। ठीक है, अब उनकी मम्मी सिर पर पल्लू वल्लू मैंने बहुत कर लिया, अब मैं ये सब नहीं करूँगी, जैसे मेरे बच्चे कहेंगे मैं उनके हिसाब से रहूँगी। ठीक है, जबकि वो दोनों चीज़ें यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होती है, नहीं कि मतलब वो बिल्कुल सही नहीं है। जब कार वाले विदा लेके चले गए अपने घर, यशोधर बाबू घर पहुँचे तो बड़े बेटे ने बहुत बुरी तरह से उनको झाड़ा, बोला कि बाबा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे आप घर पहुँचे, अभी तक तो मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे कि मेरे बॉस आपसे मिलना चाहते थे, और आज आप आज के दिन ही इतनी लेट आए हैं। शर्मिली हंसी के साथ यशोधर बाबू बोले, हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी भाई, हमने तो कभी पहले ऐसी नहीं मनाया, तब से तुम्हारा बेटा कमाने लगा। फिर वो कहते हैं, किसी रिश्तेदार ने कहा। यशोधर बाबू इस बात से भी काफ़ी खफा हैं कि घर में भूषण रिश्तेदारों के लिए विस्की लाया है, मतलब ड्रिंक लाया है। ठीक है, और वो वहाँ जाना चाहते थे अपने बहन को मिलने के लिए, तो वो मना कर देता है। ठीक है, यशोधर बाबू को अब पता चलता है कि केक काटना है, तो शाम की होने से पहले वो केक काटने से बोलते हैं मैं तो नहीं करूँगा, मैं केक कटिंग नहीं करूँगा, केक नहीं काटूँगा। वो अपने कमरे में चले जाते हैं। ठीक है, वो फिर मन ही मन में सोचते हैं किशनदा के विचारों को लेकर कि कितना अच्छा है। पीछे से आकर उनकी पत्नी बोलती है कि क्या आज भी तुम पूजा में बैठे रहोगे। ठीक है, यशोधर बाबू अपने घर के कपड़ों में बैठे हुए थे। बच्चों को बड़ा बुरा लगता है। बेटी कहती थी कि अब्बा किसी चीज़ की हद होती है। खैर, बात उपहारों के पैकेट खोलने की चली तो भूषण सबसे बड़ा पैकेट खोलते बोलता है, पापा आप इसे लीजिए, मैं आपके लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप जब सवेरे दूध लेने जाते हैं तो अपना फुटा फ्लोवर पहन कर जाते हैं, मुझे बड़ा बुरा लगता है, आप इसको पहन कर जाए ना। जबकि वो ऐसा कैसे था कि पिताजी आप मत जाना दूध लेने के लिए, मैं जाऊंगा। नहीं, वो कहता है आप इस गाउन को पहन के जाइए। थोड़ा ना नुकर करने के पश्चात यशोधर बाबू ने पहनते हुए कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उनकी आंखों में चमक सी आ गई, परंतु उनको ये बात चुप गई कि मेरा जो बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे दूध लाते समय से पहन लिया करो, वह यह नहीं कहता कि दूध मैं लाया करूँगा। इस ड्रेसिंग गाउन में यशोधर बाबू के अंगों में किशनदा उतर आए। उनकी मौत जो होगा से ही हुई होगी। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि किशनदा के बच्चे खूब लायक बन गए हैं, सॉरी यशोधर बाबू के बच्चे खूब लायक बन गए हैं। वो अपने पिता को गिफ्ट देते कहते हैं कि पिताजी आप ये गाउन पहन के जाइए दूध लेने के लिए, लेकिन वो ये नहीं कहते कि आप मत लाओ, हम लेके आएंगे। तो बेटा देखो, बच्चों जहाँ तक बच्चे अपने ठीक है अच्छे ऊंचे पदों पर प्राप्त होते हैं, उनको सफलता मिलती है, लेकिन नैतिकता की भावना हर मनुष्य हर बच्चे के अंदर होनी चाहिए। अपने से बड़ों से कैसे तमीज़ से बात करनी है, हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उसको भी हमने संजो करके रखना है। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूँगी, आंसर भेजूँगी बेटा, क्वेश्चन आप लोग खुद उतारेगा। ठीक है, ओके बाय।